वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब बताना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के संबंध में कौन से कथन सही है। तो ठोस लवणों का पिघलना, लोहे में जंग लगना, कोयला पेट्रोलियम तथा काष्ठ आदि का दहन, कार्बन और ऑक्सीजन के सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी आई थिंक होती हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसी होती हैं, जैसे कि अब देखिए एक एक करके मैं बता रही हूँ, ठीक है। बर्फ का पिघलना हो गया, जल का वाष्पीकरण हो गया, ठोस लवण का पिघलना हो गया, ये सारी कैसी हैं, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या क्या आएगा, कोयला पेट्रोलियम कास्ट इनका सबका दहन हो जाएगा, कंबसन ऑफ कोल पेट्रोलियम एंड वुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्या होगा इसमें, और क्या होगा, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कैसे होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कार्बन और ऑक्सीजन के सहयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण भी एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अगर ठोस लवण का मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सॉल्ट दिए जाएं तो कैसी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। 62nd क्वेश्चन है, एक अधातु तत्व फ्लोरीन के संबंध में सही उत्तर चुनना है। चूज द करेक्ट रिगार्डिंग अ नॉन मेटल एलिमेंट फ्लोरीन। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, गैर धात्विक तत्व है जो विद्युत का सुचालक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, तो मिट्टी के तेल में किसे रखा जाता है, सोडियम को, ना कि फ्लोरीन को, ये नहीं होगा। तो फिर क्या, नॉन मेटेलिक एलिमेंट दैट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और गैर धात्विक तत्व है, ये भी नहीं होगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन है। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट भी फ्लोरीन है। 3 और 4 हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। 63rd क्वेश्चन है, ना सिकुड़ने वाले ऊन के निर्माण में कौन सा यूज होता है, बताइए। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा या बेकिंग सोडा। तो देखिए इसमें क्या यूज होगा, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। ऊन ना सिकुड़े इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण इसी बोलते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है धावन सोडा,
इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। तो ये किस लिए यूज होता है? ईंट निर्माण उद्योग में आदर्श अभिकर्ता के रूप में। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, तो इसका उपयोग किस में करेंगे? औद्योगिक सफाई अभिकर्ता के रूप में। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी बताया था, वो बेकिंग सोडा है। बा से बेकिंग, बा से बाइकार्बोनेट, इस तरीके से और भी सब चीजों में आते हैं, लेकिन यहाँ पे याद कर लीजिए। इसका उपयोग भोजन निर्माण में एज अ बेकिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। 64th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, डीजल के निम्न तापीय दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। सेकेंड है, डीजल के उच्च तापीय दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। थर्ड है, वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रदूषण के सूचक के रूप में लाइकेन नामक पौधे का उपयोग किया जाता है। फोर्थ है, कवक और शैवाल से युक्त पौधों के समूह को लाइकेन कहा जाता है। तो देखिए, डीजल के निम्न तापीय दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 65th क्वेश्चन ध्यान से देखिए सारे स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है संसाधनों के उपयोग और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करना या सतत विकास कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। सेकेंड क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता को इन सीटू कंजर्वेशन के थ्रू बनाए रखा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है अमेजन वन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये सिंथेसाइज करेंगे कितना? 20%। नॉकनी सिंड्रोम क्लोरीन प्रदूषण के कारण होता है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, नॉकनी किसकी वजह से होता है? फ्लोराइड की वजह से होता है, ना कि क्लोरीन की वजह से। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन मैंने आपको बताया था। इन सीटू का मतलब है जैसे नेशनल पार्क वगैरह हो गए, जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी जीव जंतु हैं जहाँ प्रेजेंट हैं, उन्हीं के हैबिटेट में उनको कंजर्व किया जा रहा है। लेकिन जैसे जू हो गए, चिड़ियाघर हो गए, कुछ एनिमल्स को या ऐसे जीव जंतु हो गए जिन्हें उनके स्थान से बाहर ले जा करके उन्हें कंजर्व किया जा रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, वो XC2 होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखिए, इसमें इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहला टर्म क्या है? इकोलॉजी टर्म। ठीक है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1866 में जर्मन जीव विज्ञानी थे अर्नेस्ट हैकल ने अपनी पुस्तक में किया था, जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म में किया था। ठीक है। सेकेंड है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने इनकी पुस्तक लिखी थी प्राकृतिक चयन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। इस अवधारणा के अनुसार जीवों की संख्या में वंशानुगत भिन्नता ही प्रजातियों के उद्भव का आधार है। थर्ड है अपघटन की प्रक्रिया मृतोपजीवी कवक और जीवाणुओं द्वारा की जाती है। शायद ऐसे नहीं समझ आ रहा है, एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिए। तो इकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? 1866 में जर्मन बायोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल। इनकी बुक थी, कौन सी थी? इनकी बुक थी जनरल मॉर्फोलॉजी डेर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। सेकंड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स डार्विन, हेरिडिटरी वेरिएशन इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द बेसिस फॉर द इमर्जेंस ऑफ स्पीसीज। थर्ड क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज परफॉर्म्ड बाय सैप्रोफिटिक फंगाई और एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, जो अपघटन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? फंजाई तो होंगे, बैक्टीरिया होंगे, इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले टर्म यूज किया था इकोलॉजी। ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन में क्या बताया कि जो ये प्राकृतिक चयन की अवधारणा है, इसके अनुसार जीवों की संख्या में वंशानुगत भिन्नता ही प्रजातियों के उद्भव का आधार है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी है। 67 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है भारत की सबसे पश्चिमी रामसर स्थल। इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट कौन सी है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। सबसे नदर्न मोस्ट रामसर साइट है अष्टमुडी लेक, सदर्न मोस्ट है वुलर लेक और ईस्टर्न मोस्ट है लोकटक लेक। ठीक है, रामसर साइट के बारे में पूछा गया है, देखिए कौन कौन से करेक्ट है। तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सी है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, सही हो जाएगा। नदर्न मोस्ट कौन सी है? सोकर। ठीक है, ऐसे सोकर वेटलैंड साइट है, ये गलत हो गया। सदर्न मोस्ट कौन सी है? अष्टमुडी है। ये वुलर नहीं है, वुलर तो देखेंगे आप उत्तर में जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला है भारत की पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट रामसर साइट है लोकटक लेक, करेक्ट है। 1 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। 68 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें।
चारों ऑप्शन देखिए। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का जो सबसे छोटा रामसर साइट है वो उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा रामसर साइट ऊपरी गंगा नदी है जो कहाँ पर है, बुलंदशहर शहर में है। सही होगा। यूपी राज्य के आगरा का किला जो है 1986 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। क्या ये सही है? तो यही गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर है इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया 1983 में। और झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, यहाँ पर अभी तक कोई भी रामसर साइट नहीं है। ठीक है, इन स्टेट्स के नाम फिर से देख लीजिए, झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। 69th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ग्रीन पीस, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑक्सफॉर्म या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, सेट में सॉल्व जरूर करा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है, स्पीड में कोई क्वेश्चन में मैं कोई अलग नेम या फिर कोई टर्म अलग यूज कर देती हूँ, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक। तो थोड़ा वो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई मिस्टेक लगती है आप कमेंट कर देंगे, मैं उसको फिर से करेक्ट कराऊंगी। और उसके लिए चिंता भी नहीं करनी है, आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है। ये सारे सेट होने के बाद में मैं खुद एक बार रिव्यू कर लूंगी सभी वीडियो में। कोई भी दिक्कत है मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, वो वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ग्रीन पीस है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ऑक्सफॉर्म है और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी है। देखिए, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन पीस। ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1971 में वैंकूवर कनाडा में है। इसका जो हेडक्वार्टर वहाँ पर स्थापना किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। फिर नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना हुई 4 मई 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्लिन, जर्मनी में है। ऑक्सफैम की बात की जाए तो ये 1942 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी, केन्या में है। ठीक है, नेक्स्ट यूएनईपी है, ये 5 जून 1972 याद रखिएगा और इसका भी जो हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में है। इंपॉर्टेंट है इसलिए तैयार कर लीजिए। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स वगैरह याद करने हैं और जो इनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3142। राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कौन कौन से कथन सही हैं। भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है वो नामदफा नेशनल पार्क है। फिर दिया गया है नदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट हो गया, नदर्न मोस्ट दाचीगम दिया गया है, वेस्टर्न मोस्ट ब्लैक बक नेशनल पार्क और सदर्न मोस्ट दिया गया है गलाथिया बे नेशनल पार्क। कौन से करेक्ट है ये बताना है, ऑप्शंस यहाँ से देखिए। ठीक है, तो नदर्न मोस्ट कौन सा है? नदर्न मोस्ट हो जाएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न मोस्ट आपको गलत दिया गया क्योंकि ये है मरीन नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, ये गलत है। सदर्न मोस्ट कौन सा? गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार में, बिल्कुल सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, ऑप्शन सी करेक्ट है। 71st क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स के नए सदस्य देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सारे स्टेटमेंट सबसे पहले देखिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुई ब्रिक्स के 15वें समिट में ब्रिक्स नेताओं ने 6 देशों के संगठन में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, 6 नए सदस्य देश ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब को ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और 29 दिसंबर 2023 में अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ब्रिक्स में शामिल न होने का निर्णय लिया है। अर्जेंटीना के बारे में कथन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अभी देखिएगा, जो ब्रिक्स में शामिल न होने का निर्णय किसने लिया है? तो अर्जेंटीना ने लिया है। ये बिल्कुल सही है। अब ब्रिक्स समूह में कितने देश हो गए? 10 देश हो गए, जिसमें ब्राजील है और रूस है, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र है, इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। 72nd क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आधा पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कौन कौन अभी यहाँ तक सोया नहीं है, एक ही बार में पेपर सॉल्व किया है? कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, पूरा पेपर किसने एक बार में सॉल्व किया और अपना स्कोर एक साथ कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? पहला है कोल्हापुर के न्यू कॉलेज और शिवाजी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विशालगढ़ किले में सेरोपेगिया वंश की एक नई फूलदार पौधे की प्रजाति की खोज की है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 1413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बिहटा, पटना, बिहार में एक नए सिविल एन्क्लेव के विकास के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 73rd क्वेश्चन है, पाइन लैब्स की कंपनी सेतु ने 7 अगस्त 2024 को किस बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई सेतु लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर एक्सिस बैंक ने? और राइट आंसर हो जाएगा किसने किया है, तो ये एक्सिस बैंक ने किया है। क्या यूपीआई सेतु लॉन्च किया है 7 अगस्त 2024 को, एक्सिस बैंक याद रखेंगे। 74th क्वेश्चन आपके सामने है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताएंगे। पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में जाति आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक घोषित कर दिया था तथा यूपी, तमिलनाडु और केरल सहित 10 से अधिक राज्यों की राज्य जेल नियमावली को जो इनके प्रावधान है उनको रद्द कर दिया। सेकंड क्या है, मलेशिया के राष्ट्रपति दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम 19 से 21 अगस्त 2024 तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना 2019 को मंजूरी दे दी। देखिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्यों, तो मलेशिया के प्रधानमंत्री थे दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, इन्होंने 19 से 21 अगस्त 2024 तक ये भारत की राष्ट्रीय यात्रा पर रहे और मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में महामहिम अनवर इब्राहिम की यह पहली यात्रा थी। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें क्या है। बाकी दोनों करेक्ट हो गए। अब आप सोचोगे गलत क्या है, अरे मैंने यहाँ पे राष्ट्रपति को गलत बोला, प्रधानमंत्री होंगे, ये राष्ट्रपति नहीं है, बाकी सब सही है। आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, पहला और तीसरा करेक्ट है। 75th क्वेश्चन देखिए, 6 फरवरी 2024 को लोकसभा द्वारा पारित संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन 2024 में किन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए पहाड़ी जाति समूह, ऑप्शन बी है इसमें पादरी समूह होगा या ट्राइब हो जाएंगी, और कोली और गद्दा ब्राह्मण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें सभी शामिल हैं। तो जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां जो ये आदेश आए संशोधन का विधेयक 2024, इसमें पहाड़ी जाति समूह है, पदारी जनजाति है, कोली और गद्दा ब्राह्मण है, इन सभी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का ये प्रावधान किया गया है। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया या चीन? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जापान के हैं टोमिको इटूका। राइट आंसर, ये 117 वर्षीय है, मारिया ब्रान्यास मोरेरा के निधन के बाद इनको ये उपाधि मिली है, स्पेन की थी वो। 77 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभी हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, सारे ऑप्शन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, टीबी रोगियों के उपचार के लिए डिजिटल रूप से ट्रैक करने के लिए, उनका डेटा एकत्रित करने के लिए ऐसे और लक्षित हस्तक्षेप की सुविधा हेतु 2018 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया, एक योजना शुरू की गई थी जिसे निक्षय पोषण योजना कहते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने विकसित भारत @2047 की परिकल्पना के अंतर्गत इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र IGEIC का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद ने 15 सितंबर 2024 को विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए 23 सदस्यीय मंत्रिपरिषद GOM का गठन किया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? गलत पूछा गया यहाँ पर, ऑप्शन सी, ये तीसरा गलत है। ठीक है, तो जीएसटी परिषद ने 15 सितंबर 2024 को विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर सुझाव देने के लिए 30 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 13 सदस्यीय, ना कि 23 सदस्यीय, 13 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के लिए इनका गठन किया है। ठीक है, इन मंत्रिपरिषद का गठन किया, यही इनकरेक्ट है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 क्वेश्चन देखिए, 18 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में स्थित सिवलुच ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान या फिर रूस में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। तो रूस के पूर्वी तट पर आए 7.0 तीव्रता के भूकंप के बाद ये जो सिवलुच ज्वालामुखी ये फट गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देखिए, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के बारे में कौन से कथन सही हैं? पहला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, काफी लंबा चौड़ा सा नाम है इनका,
9 से 10 सितंबर 2024 तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे। पहले भी हम लोग इनका नाम करंट अफेयर में पढ़ते चले आ रहे हैं, तब तक आपको याद रहा होगा, ठीक है। सेकंड है क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मैं इनको नहयान बोल रही हूँ। तो इस पद पर पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी इनकी, और इस यात्रा के दौरान 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है, तो ठीक है। तो इसमें गलत क्या दिया गया है, तो यहाँ पर जो ऊर्जा समझौता है किन किन बीच में है, तो यहाँ पर 5 ऊर्जा समझौता, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACs, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका श्वेत क्रांति 2.0 और सहकारिता में सहकार पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया। तो बताना है इनमें से किसने, श्री अमित शाह ने, मुरलीधर मोहोल ने, राजीव रंजन सिंह ने, या डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने, ठीक है। ये क्या किया, डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% वृद्धि करने के लिए ये शुरू किया है। तो राइट आंसर होगा श्री अमित शाह जी ने श्वेत क्रांति 2.0 शुरू किया है। इसका लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्षों में जो डेयरी सहकारी समितियां हैं इनके द्वारा जो दूध की खरीद है इसमें 50% का इंक्रीमेंट करना, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे।